दोस्तों, जिस उम्र में, जिस युवा उम्र में एक तरफ आज हम देख रहे हैं कि लोग रील्स बनाने में बिजी हैं, सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड करने में बिजी हैं, वहीं पे एक ऐसा उदाहरण, एक ऐसी मिसाल हमारे सामने आती है जहां पे हम देखते हैं कि एक युवा नेता कह लें या युवा समाजसेवी कह लें, जो पूरे तन मन धन के साथ समाज सेवा में लगा हुआ है। और ऐसे से इन्होंने कार्य किया कि इस कोविड में देखें तो इन्होंने हतप्रभ कर दिया अपने कार्यों से, लोगों को, जनता की सेवा करके। तो आज हम इस इंटरव्यू की श्रृंखला में एक ऐसे शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे जो पहले पत्रकारिता के पेशे से जुड़े हुए थे और आज एक अच्छे नेता हैं, युवा नेता हैं और एक समाज सेवी के रूप में भी जाने जाते हैं। तो आइए हम आज स्वागत करते हैं रिंकू दुबे जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। सर, अगर हम बात करें आज के युवा वर्ग की, तो आप देख रहे हैं कि युवा जो है मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा सोशल मीडिया पे बिजी है या अपनी अलग तरह की लाइफ में वो बिजी है उसको, या फिर वो अपनी नौकरी की जद्दोजहद में बिजी है ना। आपके दिमाग में ये कैसे आया और ये जज्बा कहाँ से मिला कि नहीं, देश की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए, और कैसे शुरुआत हुई इस कदम की? देखिए, शुरू से तो पेशा हमारा पत्रकारिता ही था जी। लेकिन हमको लगता है कि 2013-14 का चुनाव ही आने वाला था, तो हम लोग परमानेंटली, चाहे भाजपा कार्यकर्ता रहे हों या सामाजिक संगठन वाले रहे हों, तो तमाम तरह के लोग हम लोग मिलते थे, गांव गरीब की समस्याओं को लेकर मिलते थे। हम लोग उनकी बातों को सुनते थे, अखबार के माध्यम से उसको प्रकाशित भी करते थे। जी। और उस समय आपको बताएं, इतनी अराजकता फैली हुई थी, जैसे बिजली को लेकर तो इतनी मतलब बड़ी समस्या हुई। सपा सरकार में, सपा सरकार थी उस समय, तो भाजपा के लोगों से हम लोग मिलते थे तो अच्छा लगता था। जैसे मिलने का मतलब ये था कि उनकी विचारधारा अच्छी थी। जी। तो धीरे धीरे हम लोग भी, हमको लगा कि हमको भाजपा में ही जाना चाहिए। कुछ जैसा कि आपने बताया कि भाजपा की नीतियों से आप प्रभावित थे और जो मुद्दे थे उसमें आपका मन लगा और आपका जो रुझान था वो राजनीति की तरफ आ गया। आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली और भाजपा युवा मोर्चा के आप उपाध्यक्ष भी बनाए गए। तो इस उपलब्धि के बाद आपने क्या कुछ अपने क्षेत्र के लिए किया? क्या कुछ जन आंदोलन आपने किया, वहाँ के स्थानीय मुद्दों को लेकर संघर्ष किया? उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताएं। जैसे सबसे पहले तो हमारे यहाँ की सबसे बड़ी समस्या थी, लोग मिलते थे जब हम लोग राजनीति में आए जी। कि वहाँ हमारे यहाँ गौर बाज़ार के लोग थे, मुस्लिम बेल्ट के लोग थे। अच्छा। बांद्रा एक से हमारे यहाँ गौर में बहुत पुराना स्टेशन है, कोई ट्रेन नहीं रुकती थी बांद्रा, मतलब एक्सप्रेस टाइप की कोई ट्रेन नहीं, केवल पैसेंजर रुकती थी। तो हम लोग कई बार ज्ञापन दिए, जाके उच्चाधिकारियों से मिले, फिर जनप्रतिनिधियों से मिले। तो उस समय हमारी सरकार नहीं थी, बाद में हमारे सांसद जी हुए, हम लोग मिले। तो उसके बाद हम लोग, जब हमको लगा कि मतलब हमारी बात अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो हम लोग युवा कमेटी एक बनाए हम लोग कि इसको हम लोग बृहद आंदोलन का रूप दिया जाए। कई बार धरना दिए, ज्ञापन दिए, कुछ नहीं हुआ तो हमने आमरण अनशन किया। अच्छा। और हम 8 दिन और 8 रात गौर स्टेशन परिसर में हम लोग आमरण अनशन किए। फिर माननीय सांसद जी तक बात पहुंची, रेल मंत्री जी तक बात पहुंची, तो माननीय सांसद जी के प्रयास से फिर बांद्रा हम लोग रुकवाने में सफल हो गए। मतलब ये आंदोलन पूरी तरीके से सफल रहा। और बांद्रा हम लोग, बांद्रा एक्सप्रेस ट्रेन अब तो आज की डेट में सांसद जी के प्रयास से आदर्श रेलवे स्टेशन बन गया है। अच्छा। उस समय वो भी नहीं था, बहुत ख़राब अवस्था थी, बहुत ख़राब स्थिति थी स्टेशन की। और हम लोग ट्रेन रुकवाने में सफल हो गए। उसके बाद सपा सरकार चल रही थी, बिजली कटौती बहुत चरम पे था। 2 घंटे एक रोचक घटना भी मेरे संज्ञान में आई थी। एक कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाओ और भैंस खड़ी पकड़ाए। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या वो रोचक घटना थी, मैं आप ही के मुंह से सुनना चाहता हूँ। हम लोग चूंकि रचनात्मक व्यक्ति हम लोग थे, पत्रकारिता लाइन में थे, तो हम लोग उस चीज़ को जानते थे कि लड़के कोई चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग, हमारे गाँव से बगल में एक जो मांगने वाली प्रजाति उनका गांव है, हम उनसे भैंसा हम लोग लिए, भैंसे को पेंट करवाए और उस पर लिखवाए कि मैं बेसर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, और बिन बिजली बेना आंदोलन हम लोग निकाले। अच्छा। लगभग 7-8 किलोमीटर का मतलब बेना आंदोलन हम लोग चलवाए। सैकड़ों की संख्या में युवा हमारे साथ थे। जी। फिर प्रदेश सरकार बिजली नहीं दे रहे थे और हम लोग, मतलब आप समझिए कि एकदम शांतिपूर्ण एक प्रतीकात्मक निकाले कि भैंसे को मुख्यमंत्री बना के, कि कम से कम हमारी बात जाएगी, थोड़ा सा उसको उनको संज्ञान में आएगा, चाहे किसी भी माध्यम से हमारे यहाँ लाइट बढ़िया व्यवस्था बनवाएंगे। 2 घंटे 3 घंटे बिजली मिलती थी। फिर आप जानिए, हम लोग के ऊपर मुकदमा लिखवाए शाम को लोग। 12-13 धारा लगवाए हमारे
सभी मतलब जाति धर्म के लोग थे, हिंदू भी थे उसमें, मुस्लिम भी थे, मेरे धरने में थे, और छोटे बच्चे भी थे। छोटे बच्चों के ऊपर भी मुकदमा लिखवाया गया। विकलांग जो लोग थे वहाँ, एक इलियास खान हमारे मित्र हैं, दोनों पैर से विकलांग हैं, हाँ मेरे धरने में थे वो। उनके ऊपर तो हम कह रहे हैं, हम लोग उसको प्रतीकात्मक जो निकाले हुए थे सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ, सपा सरकार के खिलाफ, तो उसमें मुकदमा हम लोग के ऊपर भी लिखा गया। फिलहाल अभी तक वो मुकदमा वापस भी नहीं हुआ है। तो ये पुरानी बातें हो गई। अगर हम वर्तमान की बात करें तो अभी हमने देखा कि कोविड में भी आपने बहुत बढ़िया काम किया। जब से कोविड शुरू हुआ है, लोगों में राशन बांटना, लोगों की सहायता करना, तो ये थॉट कहाँ से दिमाग में आया और इसके पीछे की प्रेरणा क्या रही आपकी? जैसे हम घर पे बैठे हुए थे, हमारे यहाँ एक बगल में गांव है आमा, तो आमा से एक पत्थरकट बिरादरी वहीं है। अच्छा। तो हमको फ़ोन किया कि भैया लॉकडाउन लगा था, हमको लगता है उसके 2-3 दिन हुए थे। तो पहले तो हमको लगा कि ऐसे ही फ़ोन कर रहे होंगे, लॉकडाउन लग गया तो हम लोग ऐसे करते हैं। फिर चूंकि मेरे घर से 8-10 किलोमीटर दूरी पे था, तो हम मोटरसाइकिल उठाए, गाड़ी भी नहीं उठाए, सीधे हम लोग गए उसके घर पे 2 लोग। तो हम लोग देखिए जब वहाँ तो कई लोग ऐसे थे, लगभग 60-70 गाँव, मतलब परिवार का एक गाँव है, छोटा सा है, वो खाना बदोश टाइप ही हैं। जब वो अगर दुकान भी उनके पास नहीं है, अपना निजी मकान भी नहीं है, छप्पर में रहते हैं, वो किसी के भट्ठे पे या कहीं जो है उनके पास घोड़े हैं, गधे हैं, उसी को लेकर अपना जीविकोपार्जन करते हैं वो। तो हम लोग गए, देखे वहाँ बिल्कुल व्यवस्था नहीं थी। फिर हम तत्काल, तो चूँकि हम भी व्यवस्था बनाए नहीं थे, तो हम लोग तत्काल की व्यवस्था के लिए घर पे आए। तो घर से 10-5 किलो आटा था, ऐसे जो हमारे यहाँ से बचा हुआ था, वो ले जाके हम उनको उपलब्ध कराए। लेकिन अगले दिन हम लोग फिर लग गए। फिर राशन का हम अपने, सरकार की उस समय कोई योजना नहीं चल रही थी। बिल्कुल। जब हम लोग शुरुआत किए हैं, लॉकडाउन के 3-4 दिन बाद शुरू किए हैं, और जब हम 17-18 दिन हम लोग वितरण कर चुके थे राशन का किट बना के, 5 किलो राशन, मतलब आटा, 5 किलो चावल, आधा किलो दाल, आधा लीटर तेल और 2 पैकेट बिस्किट, डिटॉल साबुन, कपड़ा धोने साबुन, नमक, ऐसी चीज़ें जो हमारी व्यवस्था थी बना के हम लोग देना शुरू किए। उसको देने के साथ साथ फिर हम लोग जब 4-5 दिन बीता, तो फिर ये लगा कि तमाम परिवार को हम लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो हम लोग फिर उसके बाद हमारा वहीं विद्यालय है, विद्यालय पे ही हम मतलब रोज़ का व्यवस्था बनवा दिए खाना बनाने वाला। अपने ही बीच के हमारे लेते, जो हम लोगों से कोई वेतन भी नहीं लेते, कोई पैसा भी नहीं लेते थे, राशन हम देते थे और वो खाना बनाते थे। और हम लोग फिर उसके बाद अपनी गाड़ी में, स्कॉर्पियो में अपने लाते थे और ले जाकर उनके घर घर देते थे हम लोग। हाँ, ये हम लोग भोजन जो दिए हैं वो सिर्फ खाना बदोश लोगों को दिए हैं। मतलब जो रोज़ मतलब मेहनत करते हैं, उनका रोज़गार ख़त्म हो गया, उनको हम लोग देते थे। बाकी जो राशन किट वाला, हम लोग गाँव-गाँव जाके अपने लोगों से पूछते थे, अपने ब्लॉक में जहाँ हम अधिकतर अपने ब्लॉक में ही गए, पूछते थे कि अपने गांव की सूची बनाओ कि जो ऐसे परिवार हैं, और रहने को तो सबको चाहिए, तो सबको हमारी सरकारी व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। 4-6 मित्र हम लोग मिलकर करते थे, तो अपनी व्यवस्था देना है, तो हम लोग उस तरह के लोग मिलते थे जाके। कितना आत्मिक सुख मिलता है इस तरह के कार्यों से? अब आप ये जान लीजिए कि अब आत्मिक सुख का छोड़िए, जैसे हम लोग जब लोगों के पास जा रहे थे, तो और भी मन कर रहा था कि और भी लोगों के पास जाएँ। अच्छा, रही बात आपने कहा तमाम लोग सोशल मीडिया, हम लोग भी सोशल मीडिया पे खूब डाले, इस नाते डाले कि कम से कम देख के ही 4 लोग और आएंगे और जुड़ेंगे। ठीक है, उसी बहाने लोग आएंगे कि अच्छा शुरू भी हुआ। हम लोग 2-3 युवा शुरू किए थे, लेकिन उसके बाद आप जानिए कि पूरे ज़िले में हम लोग शुरू किए थे, तो चाहे पक्ष हो या विपक्ष, सभी लोग, सरकार की योजना उसके बाद आई और बहुत तगड़े से फिर योजना आई। फिर हम लोग अपने आप जो बैक होना शुरू किए। बैक होने का मतलब ये है कि एकदम नहीं खत्म हो गए। फिर जहाँ वो लोग नहीं पहुँच पा रहे थे, हाँ हम लोग भी अपनी व्यवस्था पहुँचा रहे थे। सरकारी व्यवस्था हर जगह नहीं पहुँच सकती है, पहुँचती है जहाँ, लेकिन हर जगह नहीं पहुँच सकती है, तो वहाँ भी हम लोग पहुँच रहे थे। रिंकू दुबे एक तरफ तो समाज सेवा का कार्य कर रहे थे, इसके साथ साथ जो हमें बात पता चली कि आप पर्यावरण को भी लेकर भी काफ़ी सजग हैं। इस कड़ी में क्या कुछ आपने किया, पौधरोपण करवाया, या फिर क्या कुछ पर्यावरण के लिए आपने क्या किया? जैसे पेड़ तो हम लोग बहुत लगवाए, लेकिन अभी जब ये सावन वाला महीना शुरू हुआ, तब से हम लोग लगभग 6-7 हज़ार पेड़ लेकर आए। आंवले का पेड़ लेकर आए। हमने ये तय किया केवल आंवले का ही पेड़ जो घर के सामने व्यक्ति के लगेगा। कोई ऐसे पेड़ हो जो खेत में लग जाएंगे तो उसकी ना देखभाल हो पाएगी, और ना जो व्यक्ति को जो हमको लगता है जो औषधीय जो मिलता है वो घर के सामने रहेगा, वो देखभाल भी करेगा, उसका तत्काल उसको फ़ायदा मिलेगा। तो हम अभी तो सोशल मीडिया पर उसको डालना नहीं शुरू किए। हमने सोचा कि हमारा जब कम से कम 700-800 पेड़ लग जाए, हमने 6-7 हज़ार पेड़ लाया, 6500 पेड़ लाया है अभी है, तो जब 600-700 पेड़ लग जाएंगे तो हम लोग फिर उसको मतलब उसकी
आप ये कहिए कि मतलब चाहे उसको प्रचार प्रसार कोई समझे, चाहे लोग जागरूक करने का समझे, चूँकि हम लोग अपने व्यवस्था से लाए हैं, तो हम लोग अपने लोग जा के उसको सबके घर पे लगा रहे हैं। जैसे सपोज करिए आप घर पे जा रहे हैं तो आपको लेकर आपके यहाँ पेड़ हम लोग लगवा रहे हैं, आपसे निवेदन कर रहे हैं कि इसको हम लगा रहे हैं, लेकिन अब इसके बाद पानी आप इसको देते जाइए। 10-5 दिन पे हम लोग जब मौका मिलता है तो उसी बहाने निकल जाते हैं, उनसे मिलते हैं कि अरे भैया पेड़ हम लोग बैठाए थे, पानी वानी चल रहा है, मतलब ताकि पेड़ लग जाए। अभी हम लोग गए थे 4-5 दिन हुआ है, रतासी गांव में है और जगह जा नहीं पाए, तो वहाँ पे देखिए हमारे एक पेड़ मेरा सूख गया है, बाकी हम 24 पेड़ लगाए, 23 पेड़ मेरे लगे हुए हैं। अच्छा। उस गांव में जहाँ लगाए हुए थे, अब अन्य जगहों भी नहीं जा पाए हैं। तो पेड़ हम लोग परमानेंटली लगा रहे हैं पेड़, और अभी लगाएंगे। जैसे इतना जब लगा ले जाएंगे, जो बचेगा जैसे रहेगा, जब तक हमको लगता है कि अगर ठंडी नहीं आ जाएगी, शीत वाला कि जहाँ से पाला पड़ने पर, तब तक हम लगाएंगे पेड़। रिंकू जी, हम आपसे सवाल करना चाहेंगे कि भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन जैसा कि आप देख रहे हैं कि तरह तरह के पानी में जो पेयजल है उसमें आर्सेनिक है, फ्लोराइड है, तमाम जो अशुद्धियाँ आती हैं जिससे तमाम बीमारियाँ होती हैं। तो सरकार की क्या मंशा है, सरकार क्या चाहती है इस मिशन के माध्यम से कि इसको अभी जल्दी ही लॉन्च किया है इन्होंने, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को इस योजना के बारे में आप बताएं। देखिए, हमारे सरकार की ये हमारे सरकार कहिए या कहिए अब तक की सबसे बड़ी योजना ये जल जीवन मिशन मतलब ये है। और इसमें ये है कि 2024 तक सरकार सभी ग्राम पंचायतों में मतलब ग्राम पंचायतों में जाएगी तो सभी घर तक जाएगी। सभी घर में मतलब घर में पानी की व्यवस्था की जा रही है कि जो टोटी से पानी सभी ग्राम पंचायतों में एक टंकी लगेंगी जी, जो सरकार की योजना है। इसका उद्देश्य है कि पेयजल से मतलब पानी जनित रोगों से जो रोग पैदा हो रहे हैं उसकी रोकथाम के लिए ही ये योजना बनाई गई। देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा मौतें भी होती हैं पानी से ही अधिकांश हो रही हैं, जो भी रोग पैदा हो रहे हैं। तो इसी के लिए सरकार अच्छी चूँकि गुणवत्ता में कोई कमी ना आने पावे, ऐसे ही एंटी ऐसी कंपनियों को सरकार ने काम भी दिया है। मतलब इसमें कमीशनबाजी भी नहीं चलेगी, कमीशनबाजी भी नहीं चलेगी, क्योंकि प्रदेश के आप देखिए कि लगभग अधिकांश जिलों में, अधिकांश प्रदेशों में भी ये योजना चल रही है, पूरे देश में योजना चल रही है। हमको लगता है कि जो सरकार की मंशा है कि 2024 तक इस योजना को पूरा कर लिया जाएगा और हर घर ग्राम पंचायतों के माध्यम से हर घर टोटी लग जाएगी और उस माध्यम से पानी हर स्वच्छ जल मुहैया हो जाएगा। रिंकू जी, इस जो आपने जल जीवन मिशन के बारे में बताया, इसके अलावा भी सरकार की तमाम योजनाएं हैं जो जन कल्याणकारी हैं। जैसे अगर हम बात करें उज्ज्वला योजना की, तो उज्ज्वला योजना को आप किस तरह से देखते हैं, क्या लाभ हैं इसके? जैसे देखिए, पहले हम ही लोग घर की महिलाएं, दादी वगैरह हम लोग की थी, तो चूल्हे पे भोजन बनाते थे, उससे सांस संबंधी रोग होते थे, आँख को समस्या होती थी, लकड़ी पे बनाते थे, वो कंडे बनाते थे। तो आप और मोदी जी ने, जब से मोदी जी आए, 14 से आए जब से मोदी जी, तब से आप देखिए हर घर फ्री उज्ज्वला कनेक्शन की व्यवस्था बनाई गई, हर घर को दिया गया, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सरकार जहाँ तक पहुँच पाई वहाँ देने का पूरा प्रयास किया। इसके अलावा आप देखिए किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि बहुत बड़ी परियोजना थी। उसके बाद जो किसानों के जो आपदाओं में फसल बर्बाद, अगर हम फसल बीमा की बाढ़ हो या आप मान लीजिए सूखा पड़ जाए, तो उस समय फसलें बर्बाद हो जाती थी और किसान उसी में जो है जो कर्ज लिए रहता था वो खत्म हो जाता था, चाहे आत्महत्या कर लेते थे या मतलब कुछ स्थिति में गड़बड़ हो जाती थी। आज देखिए, अगर फसल कुछ गड़बड़ हो रहा है, किन्हीं कारणों से गड़बड़ हो रहा है, तो आप जानिए बीमा जनित कंपनियां उसका भुगतान करती हैं, ठीक है ना। तो मोदी जी की ये भी अच्छी योजना है। ऐसे आप हमको बताइए कौन सी योजना मोदी जी की मौके पे है कि जो जन कल्याणकारी नहीं है। बहुत सी योजनाएं ऐसी आ गई हैं, अब गिनाएंगे तो हमको लगता है कि हम स्वयं नहीं पता है कितनी योजनाएं हैं, जितना हम जानते हैं उसके बाद भी योजनाएं हैं जो जन कल्याणकारी योजनाएं मोदी जी की। रिंकू जी, आपकी पार्टी यानी भाजपा के ऊपर अगर हम प्रदेश सरकार की बात करें तो एक विपक्ष जो है वो एक आरोप लगाता आ रहा है कि आपकी सरकार जो पूरी तरीके से है वो है मुस्लिम विरोधी, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। और हम लोग देखते भी हैं, सुनते हैं, सोशल मीडिया पे तमाम ऐसी खबरें, न्यूज़ या अफवाहें कह लीजिए, उड़ाई जाती हैं। तो इस पे आपकी क्या राय है अपनी पार्टी को लेकर और कैसे डिफेंड करेंगे आप इसको? देखिए, अल्पसंख्यक कल्याण एक विभाग है जी, आप उसी की योजनाएं देख लीजिए। चाहे जो पढ़ने लिखने वाले अल्पसंख्यकों में जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनके लिए अलग से कोचिंग की व्यवस्था की गई है, ठीक है। और कोचिंग के साथ साथ मतलब ये व्यवस्था की गई है, छात्रवृत्ति वाला अगर कोई बाहर पढ़ना चाह रहे हैं, विदेशों में पढ़ना चाह रहे हैं, उसकी व्यवस्था की जा रही है। उसके बाद आप देखेंगे कि अलग व्यवस्था उनकी बनी हुई है छात्रवृत्ति के लिए। छात्रवृत्ति किसी अन्य को मिले ना मिले, लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए व्यवस्था बनाई गई है, मिल भी रही है परमानेंटली। तीसरा, महिलाओं के लिए उनके स्वावलंबी बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए
महिलाओं के लिए रोशनी योजना एक अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा चलाई जा रही है। नई रोशनी योजना एक जी। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा नई रोशनी योजना चलाई गई है। जी। महिलाओं को उनको रोजगार देने के लिए जी। सिखाया भी जा रहा है, रोजगार दिलवाया भी जा रहा है। जी। इन सब के अलावा आप देखिए जो समूह बने हुए हैं NRLM विभाग द्वारा जो है, जी। जो समूह हैं, जी। समूहों में भी मुस्लिम महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर उनको काम दिया जा रहा है, जी। उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महिलाएं स्वावलंबी बन रही हैं, जी। काम भी कर रही हैं। किसी भी ब्लॉक में देखिए, हमारे यहाँ 14 ब्लॉक हैं, जी। आप किसी ब्लॉक में देख लीजिए, महिलाओं में मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी उस जनसंख्या के आधार पर ज़्यादा ही है। जी। तो आप कैसे कह रहे हैं कि मतलब भाजपा सरकार मुस्लिम विरोधी है? जी, मतलब ये विपक्ष का आरोप जो है पूरी तरीके से निराधार। निराधार। आप स्वयं बताइए जी। कि सपा सरकार थी, बसपा सरकार थी, कौन सी योजनाओं का उनको ऐसा लाभ मिल रहा था जो भाजपा सरकार में नहीं मिल रहा है? जी। ज़्यादा ही मिल रहा है योजनाओं का लाभ। आप मदरसा की बात करेंगे, मदरसा जब शुरू हुआ, भाजपा सरकार आई तो अनर्गल प्रलाप सपा वाले करना शुरू किए कि अब मदरसा बंद कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। आप बताइए कहीं मदरसा बंद हुआ? या उनकी योजना में कोई 1 रुपये कटौती योगी जी ने किया? महाराज जी, जबकि मदरसा को अलग से और बजट दे रहे हैं। जी। तो आप कैसे कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार जो है मुस्लिमों की विरोधी है? जी। तो रिंकू जी, अभी आगामी चुनाव होने को हैं, आप युवा नेता हैं और हमारी भी उम्मीद है आपसे, आप जैसे युवा नेता से, कि आप समाज के लिए, देश के लिए कुछ बेहतर कर पाएँ। तो क्या तैयारियां अभी आपकी चल रही हैं आगामी चुनाव को लेकर, और किस तरीके से आप अपने आप को वहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे? देखिए, तैयारियां तो पार्टी के द्वारा, जी। मतलब आप देखिए, हमारी भाजपा सरकार एक दिन चुनाव नहीं लड़ती है, जी। 1 साल नहीं लड़ती है। जी। जिस दिन चुनाव जीतते हैं हम लोग उसी दिन चुनाव लड़ना शुरू करते हैं। 5 साल पूरा हम लोग चुनाव लड़ते हैं। जी। ठीक, तो हमारी तैयारियों को बताना नहीं, हमारी तैयारियां हमेशा उतनी ही रहती हैं जी। जितना अन्य पार्टियां जब चुनाव नज़दीक आता है तो गांव, गरीब, किसान, मजदूर, इनकी बात करेंगे। अब आज की डेट में देखिए, एक नया प्रकल्प आया हुआ ब्राह्मणों को लेकर। हम लोग ब्राह्मण नहीं है क्या? हम लोग कहीं उपेक्षित हैं? या हम लोग, आप बताइए, जैसे हम लोग तो एक जनप्रतिनिधि भी नहीं हैं, हम लोग सारा काम अपना कर रहे हैं। हर व्यक्ति कर रहा है। पार्टी के नेता हम लोग तो अभी बाद में हुए हैं, पार्टी के नेता हम लोग बाद में हुए हैं, हम लोग उसके पहले से भी वही काम कर रहे हैं, सामान्य नागरिक तौर पर कर रहे हैं। किसको आप बताइए, ब्राह्मणों का कौन सा उत्पीड़न हो रहा है? जैसे मान लीजिए एक विकास दुबे का इनकाउंटर हो गया, वो तो क्रिमिनल था, तो क्रिमिनल था। आप बताइए, विकास दुबे ब्राह्मण की हत्या नहीं किया है? 10-10, 12-12 ब्राह्मणों की हत्या किया है, तो कौन से महापुरुष विकास दुबे थे? जी, बिल्कुल। अब अपराध का जो है वो कोई लाइफ नहीं होती है, उसको तो एक दिन जाना ही होता है। देखिए, विकास दुबे की उनको मरना ही था। जैसे वो प्रशासन से, पुलिस से, जैसे CO को मारे वो ब्राह्मण था, 10 सिपाही मारे, 12 सिपाही मारे वो ब्राह्मण ही थे। कई, और उसके पहले जो भी उसका विवाद चला है, वो शुक्ला, तिवारी, पांडे, वो ब्राह्मणों से ही उसका विवाद था। तो ब्राह्मण की हत्या किया और उसका पुलिस इनकाउंटर की, तो कौन सा गलत किया? देखिए, अब विपक्ष के अनर्गल प्रलाप जिस तरह से हैं, अब उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर ये गलतफहमी उनको है कि भाजपा सरकार जा रही है, तो गलतफहमी है उनकी। हम लोग दुगने जोश से और आएंगे, ठीक है, और जितनी सीटें पिछली बार आई थी, ठीक है, उससे ज़्यादा सीट हम लोग लेकर आएंगे। हम लोग जितना मेहनत, हम लोग हर व्यक्ति लगा हुआ है, आज भी लगा हुआ है, मेहनत लोग कर रहे हैं। पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं को हम लोग बीच में लेकर बता भी रहे हैं। सरकारी मिशनरी काम कर रही है, भाजपा के लोग काम कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, वो भी जो चूँकि योजनाएं कल्याणकारी हैं, तो कल्याणकारी योजनाओं को लोग घर घर तक पहुंचा रहे हैं। हर व्यक्ति भाजपा से जुड़ रहा है। आप बताइए, किसी गांव में आप जाइए, अब अभी तक लोग कहते थे कि ये भाजपा का एजेंट है। आप कितने व्यक्ति को एजेंट कहेंगे जब हर गांव में आप गए और बुजुर्ग, माता, बच्चे, जिससे आप बात करेंगे भाजपा की चर्चा करेगा, क्योंकि भाजपा ने सब योजनाएं ऐसी दी हैं। चाहे अब देखिए निःशुल्क अन्न योजना वाला जो चल रहा है, तो आप बताइए, जिसको उसका लाभ मिलेगा वो भाजपा के साथ नहीं जाएगा? जहाँ भी जनता को कल्याणकारी योजनाओं की प्राप्ति होगी, जनता का रुझान उधर ही होगा। अब 100 मतलब जैसे 100 काम आदमी के आए, तो 100 तो हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग अपने स्तर से प्रयास करते हैं, चाहे हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हो, चाहे हम लोग स्वयं के माध्यम से हो, तो हम लोग ये प्रयास करते हैं कि उस चीज़ को पूरा किया जाए। और सरकार की हमारी योजना जो है, जितनी भी है, आप सभी आप देखिए, सरकार की योजनाएं किसी भी जात, धर्म, वर्ग के लिए हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं। तो इसी वजह से हम लोग दुगने जोश से पुनः आएंगे और ज़्यादा सीट लेकर आएंगे, और महाराज जी पुनः मुख्यमंत्री हम लोग के बनेंगे। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके पॉलिटिकल करियर को लेके, और आप इसी तरीके से निरंतर समाज की सेवा करते रहें, जो कि काफ़ी ज़रूरी भी है आज के समय में। आप युवाओं के लिए एक ऊर्जा है, एक प्रेरणा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से आप कार्य करते रहेंगे। और दोस्तों, हम लोग एक बार फिर हाजिर होंगे
आपसे फिर चर्चा करेंगे कालांतर में, और इसी तरीके की परिचर्चा जानने के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आप देख रहे थे गाँव गाथा, मैं हूँ धर्मेंद्र पांडे। धन्यवाद।